नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो इथेनॉल पर क्या हो कॉल, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि जो मुद्दा आज हम रखने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका संबंध जो हमारे अनाज के किसान हैं उनसे है, जो गन्ने के किसान हैं उनसे है, कंज्यूमर से है, इंडस्ट्री से है, चीनी मिलों से है और बाकी इंडस्ट्री से है। इसीलिए हमने इस शो का नाम दिया है कि इथेनॉल पर क्या हो कॉल। और क्या हो कॉल से हमारा मतलब ये है कि जो आंकड़े आए हैं इथेनॉल को लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और ये आंकड़े अपने आप में ये बता रहे हैं कि इथेनॉल की जो हमारी पॉलिसी है उसको लेकर इस वक्त ग्राउंड पर क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। तो जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेन से इथेनॉल ज़्यादा बना है कंपेयर टू शुगर केन के प्रोडक्ट से। ये एक बड़ा बदलाव इथेनॉल के प्रोडक्शन में हुआ है। और आपको बता दें कि 2023-24 सप्लाई ईयर में 52.7% इथेनॉल जो है वो अनाज से बना है। टोटल जो इथेनॉल बना है उसमें अनाज की हिस्सेदारी, ग्रेन बेस्ड जो इथेनॉल है उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू शुगर केन की। अब आप देखिए जो आंकड़े हैं वो आप ज़रा देखिए कि करीब 211 करोड़ लीटर का जो इथेनॉल का उत्पादन है वो अनाज से हुआ है और 190 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन गन्ने से हुआ है। 30 जून तक 401 करोड़ लीटर तेल कंपनियों को सप्लाई की गई है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या अनाज से इथेनॉल बनाना ठीक है, क्या ये सही है और क्या देश में जिस अनाज से, मक्का या जो बाकी अनाज से इथेनॉल बनाया जा रहा है, क्या उसकी सप्लाई पर्याप्त है कि अगर इथेनॉल में डाइवर्जन हो भी जाता है तो उसकी कीमतों पर, उसकी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए अतुल चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री रेणुका शुगर्स के, श्वेता सैनी है एग्री इकोनॉमिस्ट, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहिल शेख जो कि एमडी हैं मेयर कमोडिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, मेरा पहला और डायरेक्ट सवाल आपसे यही कि आप तो इस इंडस्ट्री को बहुत लंबे समय से जान रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रेन से इथेनॉल ज़्यादा बन रहा है कंपेयर टू शुगर केन के प्रोडक्ट से। क्या हम सही डायरेक्शन में हमारी इथेनॉल पॉलिसी जा रही है? ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, बट ये फैक्ट है कि इस बार मक्के से और चावल से डेफिनेटली इथेनॉल ज़्यादा बना है और वो लाजिमी भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने दिसंबर 2023 में केन जूस एथेनॉल बंद कर दिया था और बी हैवी से बंद कर दिया था शुगर से। तो ये तो डेफिनेट था कि कोई और सेक्टर ही इसको कॉम्पेंसेट करेगा। पर अब जो मक्के से किया है, मैं आपके थोड़े आंकड़े और लेटेस्ट अपडेट कर देता हूं कि आज की तारीख में जो हम लोगों के पास लास्ट आंकड़ा है रफली अबाउट 15 जुलाई का, उसके बेसिस पे 54% ग्रेन से आया है एथेनॉल। अच्छा, सप्लाई हुआ है और अबाउट 46% हुआ है शुगर सेक्टर से। अच्छा, इसके बहुत सारे और भी वो हुए हैं, क्या नाम, चेंजेस हुए हैं कि आज जो मक्के से बनता है उससे एक बनती है जो बाय प्रोडक्ट है वो है DDGS। और DDGS जो है अभी पोल्ट्री इंडस्ट्री में और जहां पे भी गया है वहां पे टॉक्सिन्स की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और इससे जो अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो भी अप इन आर्म्स हो गई है क्योंकि जो मक्के का दाम जो 20-21-22 रुपए हुआ करता था अब हो गया समझो 27 रुपए के आसपास। तो इस लेवल पे मक्का भी क्या नाम प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है। पर उसूलन मेरा तो ये मानना है कि देश को जिस चीज में उसकी इफरात हो, जैसे आज शुगर के केस में अपनी शुगर कहीं ज्यादा है कंजम्पशन से, उसी चीज को गवर्नमेंट को डाइवर्ट करना चाहिए ऑन फ्यूल। जैसे आज इंडोनेशिया देखिए, उनके यहाँ पाम ऑयल ज्यादा है तो बायोडीजल में जा रहा है, सेम मलेशिया में। तो जहां पे जिस भी देश को जो चीज उसके यहाँ ज्यादा है वो डाइवर्ट करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि मक्का हिंदुस्तान में आज कहीं ज्यादा है। चावल जरूर ज्यादा है, पर चावल एक ऐसी चीज है कि जो चूंकि हम लोगों ने अपना एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है इसलिए थोड़ा दिखाई दे रहा है।
तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सोच करना पड़ेगा। ठीक है। और जहां तक नीति आयोग का सवाल है, नीति आयोग ने ये प्लान किया था कि बाय 2025 10.16 बिलियन लीटर्स हिंदुस्तान को एथेनॉल चाहिएगा 20% ब्लेंडिंग अचीव करने के लिए। उसमें से समझ लीजिए 5.5 आना था इससे क्या नाम शुगर सेक्टर से, बिल्कुल 4.6 के करीबन मक्का हुआ या ये सब चीजें हुई। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट को वापस सोचना पड़ेगा राइट, शुगर को एनकरेज करने के लिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि ये थोड़ा इसका डाइवर्जन जो है वो शुगर की तरफ मोड़ना पड़ेगा। और जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आंकड़े अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं। जरा गौर से देखिए, सुनिए इन आंकड़ों को, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए कि 2019-20 में, मतलब 2019-20 में अनाज से जो इथेनॉल का उत्पादन था वो 5% था, ओनली 5% था। 2021 में ये बढ़ के 9.2% पे आया, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो 21-22 में 13.6% पे आया, 2022-23 में 16.7% पे, और 23-24 के आंकड़े अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले हैं। दिल थाम के देखिए, 22-23 में 16.7% था, जो 23-24 में बढ़ के 52.7%, ये जून तक के आंकड़े में बता रहा हूं आपको। अतुल जी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा अब 54% पे पहुंच गया है, जो 15 जुलाई तक के आंकड़े उनके पास हैं। तो श्वेता जी आप बताइए जरा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या इस देश में जिसका इतना बड़ा कंजम्पशन का मार्केट है, मैं आपसे आंकड़ों और मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से पूछ रहा हूं कि क्या हमारे पास पर्याप्त एम्पर सप्लाई है ग्रेन्स का, मक्के का, या जो ब्रोकन राइस है, या जो डैमेज्ड ग्रेन है उससे जो इथेनॉल बन रहा है, क्या पर्याप्त सप्लाई है? और उस लिहाज से ये ठीक है ग्रेन बेस्ड इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ना? थैंक यू मृत्युंजय जी। हम लोगों ने एक स्टडी निकाली थी पिछले साल, वो रिलीज करी थी, जिसमें हमने इसी नंबर को, जो नीति आयोग ने कहा था कि अगर 20% ब्लेंडिंग अचीव करनी है तो हमको 10.16 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल चाहिए। तो हम लोगों ने क्रॉप बैलेंस शीट का इस्तेमाल करके प्रोजेक्शंस करी थी सप्लाई और डिमांड के अलग अलग सिनेरियो की, और हमने ये निकाल के बताया था कि हमारे पास मक्के की बहुत ज्यादा कमी है। हमने ये भी अलग अलग सिनेरियो के जरिए से बताया था कि शुगर केन की भी एक कैप है। सो 10.16 बिलियन लीटर्स का हम लोगों ने निकाल के बताया था कि बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो में अगर क्लाइमेट चेंज जैसे इफेक्ट आते हैं क्रॉप्स पे, तो शायद देश अपने आत्मनिर्भरता से नहीं ना बना पाएगा एथेनॉल। पहली चीज ये। दूसरी चीज मृत्युंजय जी, नीति आयोग ने एक बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था, जब हम एथेनॉल का सप्लाई ईयर शुरू कर रहे थे, कि आज की डेट में तो भाई शुगर केन का रोल ज्यादा है, बट बाय द टाइम हम 25-26 ईयर पे पहुंचेंगे, सरकार ने भी यही सोचा था दैट रोल ऑफ ग्रेन विल गो अप एंड रोल ऑफ शुगर केन रिलेटिवली विल गो डाउन। बट अब वो टोटल कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ही बढ़ती रहती है, तो इसलिए सप्लाई इनसे बढ़ेगी। Having said this, ये कॉन्शियस डिसीजन था जो सरकार करना चाहती थी, बट आज की डेट में what I believe, जो आज की डेट में आपके आंकड़े भी दिखा रहे हैं, वो एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं है सरकार का। सिचुएशन ऐसी हुई कि शुगर में इन्फ्लेशन आ रहा था, हम लोगों को समझ आ रही थी कि शुगर इन्फ्लेशन हाई है, शायद क्रॉप एल नीनो की वजह से खराब है, सो दिसंबर में एक डिसीजन लिया गया। साइमल्टेनियसली मेज का प्राइस बहुत ज्यादा एथेनॉल के लिए बढ़ा दिया गया। तो दोनों चीजों का नेट इम्पैक्ट ये रहा है, बाय रेजिड्यू नॉट बाय योर चॉइस, ये रहा है कि मेज का रोल फॉर एग्जांपल बहुत तेजी से बढ़ गया है। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। नहीं तो वो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो रोल ऑफ ग्रेन है वो इथेनॉल में जो बढ़ रहा है, क्या उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे? और ये ठीक है, अगर मान लीजिए चीनी और अनाज में से एक को चुनना हो तो किसको चुनना चाहिए इथेनॉल के लिए? कायदे से मृत्युंजय जी, किसी भी क्रॉप को, क्योंकि हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया कंट्री का रिड्यूस होते जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, किसी भी क्रॉप को फ्यूल की तरफ नहीं ना यूज करना चाहिए। हाउएवर फार्मर्स इनकम को ऑगमेंटेशन करना है एंड इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस है, हमारे पास क्रॉप आ रही है, तो बिल्कुल वेलकम स्टेप है टुवर्ड्स एथेनॉल। हैविंग सेड दिस, आपको सिर्फ आंकड़े देखने हैं आज की डेट में मेज के इंपोर्ट के।
सो हमने इतना पिछले 5 सालों में इंपोर्ट नहीं किया जितने लास्ट के 2 महीनों में हमने मेज इंपोर्ट किया है। मेज इंपोर्ट लार्जली 2 इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, स्टार्च इंडस्ट्री और पोल्ट्री इंडस्ट्री। राइट। हो क्या रहा है, मेज की रिक्वायरमेंट ऑल्टरनेट इंडस्ट्रीज में थी, आपने एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट कर दिया, मेज तो उतना ही है आपके पास। सो दूसरों को एंड वी सी की लेटर्स भी लिखे गए हैं बिटवीन मिनिस्ट्रीज की अलाउ करो इंपोर्ट। सो आई सी दैट बहुत ज्यादा ट्रेड ऑफ है बिटवीन क्रॉप्स फॉर फूड, फ्यूल एंड फीड, और ये अब प्ले आउट हो रहा है मेज के केस में। मृत्युंजय जी, जो बात श्वेता जी कह रही हैं कि आइडियली ये डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, हालांकि सरकार की अपनी पॉलिसी है कि 2025 तक 20% ब्लिंड करना है, अल्टीमेटली हमें एनवायरनमेंट को भी देखना है, और ये आप कह रहे हैं कि सरप्लस है। तो ऐसी सिचुएशन में आने वाले वक्त में मान लीजिए अगर एक तरफ डाइवर्जन कम होता है, तो आप जैसे ये कह रहे हैं कि भाई ग्रेन से थोड़ा कम करके शुगर की तरफ बढ़ाया जाए, तो क्या आप इस बात को लेकर भरोसेमंद हैं सर कि अगर शुगर केन जूस का डाइवर्जन बढ़ जाता है एथेनॉल के प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर कोई किल्लत नहीं होगी, बड़ी किल्लत नहीं होगी? एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं मृत्युंजय जी, जब दिसंबर लास्ट में जो डिसीजन लिया गया था वो ये सोच के लिया गया था कि शायद हम लोगों का शुगर का प्रोडक्शन कम होगा। मैं समझता हूं कि उस समय जो डिसीजन लिया गया था वो इनसफिशिएंट डाटा के बेसिस पे लिया गया था, और एक्चुअल में हम लोगों का प्रोडक्शन कहीं ज्यादा हुआ शुगर का। और दूसरा जो श्वेता जी बोल रही थी कि शुगर के इन्फ्लेशन था, मेरा तो ये मानना है कि शुगर जो है इन्फ्लेशन प्रूफ कमोडिटी है हिंदुस्तान में। पिछले 2-4-5 सालों में मैंने इसमें दाम बढ़ते हुए देखे ही नहीं है। तो अगर किसी चीज का दाम बढ़ा है वो मक्के का बढ़ा है। अच्छा, शुगर का तो दाम कतई नहीं बढ़ा। आप तो बहुत दफा ये चीज को ट्रैक भी करते हो, आप हर बार ये पूछते हो कि चीनी का दाम क्या होगा। मैं समझता हूँ चीनी के दाम आपने 6 महीने पहले जो हमसे पूछा होगा उस समय भी हमने यही जवाब दिया होगा। साल भर पहले आपने जो पूछा होगा तो भी यही जवाब दिया होगा। शुगर तो इन्फ्लेशन प्रूफ है। मैं नहीं मानता कि अगर केन जूस डाइवर्ट होगा तो इससे शुगर में कोई ज्यादा तेजी आ जाएगी। अच्छा। और जहां तक तेजी का सवाल है तो इंडस्ट्री खुद ही डिमांड कर रही है कि जो आज की तारीख में आपने 31 रुपए का FRP वो रखा हुआ है मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो वैसे ही 42 रुपए होना चाहिए। कॉस्ट तो सारी बढ़ चुकी है। और एक और चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप मक्के को एक तरफ तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको शुगर केन जूस के मुकाबले में कहीं ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। आज मक्के से बना हुआ वो ले रहे हैं 72 रुपए में और गन्ने का ले रहे हैं 60 रुपए में। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ गड़बड़ है मामले में। नहीं, मतलब ये अच्छी बात है अतुल जी कि आप अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया तर्क ढूंढ के लाते हैं। आप कहते हैं कि भाई 42 रुपये MSP कर दो, है ना, एथेनॉल का प्राइस बढ़ा दो, एथेनॉल का डाइवर्जन बढ़ा दो। लेकिन श्वेता जी कह रही हैं कि आप, अच्छा श्वेता जी, जो अतुल जी कह रहे हैं कि भाई चीनी के दाम तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, खामखा हल्ला हो रहा है कि चीनी की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। आप इत्तेफाक रखती हैं, आप सहमत हैं अतुल जी से कि चीनी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं या बढ़ने की आशंका नहीं दिखती है? देखें, हम लोग तो CPI का डेटा देखते हैं, तो अगर हम CPI शुगर का YOY इन्फ्लेशन रेट देखें तो 3 से 6% के बीच में एनुअल ग्रोथ रेट दिख रहा है। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन रेट तो हाई है, एंड गिवन एक एसेंशियल कमोडिटी है, एनीवेयर ग्रेटर देन 2% का इन्फ्लेशन रेट मैटर्स टू अ कॉमन मैन। एंड आई थिंक शुगर एक एसेंशियल कमोडिटी है, दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन मैटर्स टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो अब वो इन्फ्लेशन डबल डिजिट का होगा तो ऑफ कोर्स इशू है, बट दैट इन्फ्लेशन इज आल्सो रेलेवेंट, एंड इसीलिए वी हैड सीन कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहा था कि सरकार ने कई सारे एक्शंस लिए हैं। एंड अतुल जी इज परफेक्टली करेक्ट, उस टाइम पे लैक ऑफ डेटा था। इट वाज एन एंटिसिपेशन की एल नीनो की वजह से शायद गन्ने की क्रॉप काफी खराब हुई है, एंड अब पता चल रहा है कि नहीं हुई है, बट आई थिंक उस टाइम पे इन्फ्लेशन नंबर्स यही दिखा रहे थे जो ऑफ कोर्स इज अवेलेबल। तो श्वेता जी, जब अब नंबर आ गए हैं तो क्या अब आप ये बात कहेंगे कि अब जो भी एथेनॉल पर पाबंदियां हैं अलग अलग तरह की, उसको हटा लेनी चाहिए, एथेनॉल के दाम बढ़ा देने चाहिए और इससे चीनी की कीमतों पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? अब आप भी एग्री करती हैं इस बात से?
आई वुड से अब पाबंदियां हटाने का मतलब है, जैसे अगर ये बात हो रही है कि हमें MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर शुगर को बढ़ाना चाहिए, जो अतुल सर भी कह रहे हैं। हमारी ये थिंकिंग है एज प्योरली रिसर्चर्स एंड इकोनॉमिस्ट कि हमारे पास एक शुगर की बैलेंस शीट 5 साल पहले देखें, अगर शुगर मिल की बैलेंस शीट और आज देखें, और हम जिस रेट पे बोनसेस दिए जा रहे हैं, डिविडेंड्स दिए जा रहे हैं, जिस रेट पे शेयर प्राइस बढ़ा है, उससे पता तो नहीं चल रहा है कि कोई नुकसान है। Particularly so, ethanol is a lucrative vent for the sugar mills. So I sense कि आज की डेट में भी जो मंडी रेट है, हम कई जगह पे अगर देखते हैं तो शुगर का प्राइस मेजर कंजम्पशन सेंटर्स में 30, 35, 36 के ऊपर ही चल रहा है। सो उस केस में एक्चुअली में तो 31 का कोई मायने नहीं रखता है। सो क्लियरली ऑफ कोर्स शुगर मिल्स की अपनी मैथमेटिक्स है, बट एज इकोनॉमिस्ट हम वो अभी भी ट्रायंगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा है। दूसरा नंबर, शुगर एक्सपोर्ट्स के लिए एटलीस्ट ये दिख रहा है कि जो हम शायद 6 महीने पहले सोच रहे थे उससे सिचुएशन बेटर है। अगली सोइंग भी बहुत अच्छी हो रही है, रबी एकरेज इज हायर, आई वाज जस्ट चेकिंग द डेटा। सो कहीं ना कहीं शायद शुगर में इतना गैप दिख नहीं रहा है सप्लाई के तौर पे। सो रिविजिटिंग शुगर एक्सपोर्ट्स कुड बी ऑन द कार्ड्स। ओके, ठीक है, तो ये आपका टेक है इसके ऊपर। हमारे साथ राहिल शेख भी जुड़ चुके हैं। राहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो ग्रेन से जो एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है वो ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू शुगर केन के प्रोडक्ट से। आपको लगता है कि ये ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं, एक बार फिर से शुगर केन की तरफ रुख करना चाहिए? आपका टेक क्या है इसके ऊपर, राहिल? माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा डिलेड रहा बिकॉज कनेक्टिविटी इशू था। जहाँ साहब, मेरा ये मानना है कि शुगर ने उत्पादन जो है पिछले साल 340 लाख टन के करीब रहा, और भारत सरकार के रोक की वजह से एथेनॉल का वो सप्लाई नहीं हो पाया। तो जहाँ पे हमारी थोड़ी सी शुगर इंडस्ट्री ने, जो हमने अनुमान लगाया था कि हमारा प्रोडक्शन 290 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, कि कुछ महारथियों ने तो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट भी बता दिया था। तो बेसिकली उस स्कैरी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने थोड़ा सा पाबंदियां डाल दी थी एथेनॉल पे ऑन शुगर केन साइड पे। बट मुझे लगता है कि अगर आप आज कॉर्न की साइड देखें तो कॉर्न के प्राइजेस 24 रुपए से लेके आज 29-30 रुपए हो गए। हालांकि आज की तारीख में ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको 7 लाख टन के करीब तो मुझे पता चला है कि ALS में इंपोर्ट होने की हो रहा है, और अराउंड 5 लाख टन TRQ में इंपोर्ट होगा। तो बेसिकली फीड इंडस्ट्री जो अबाउट 50% के करीब कंज्यूम करती है, स्टार्च इंडस्ट्री जो अबाउट 11-12% के करीब 16% के करीब करती है, और कैटल फीड जो अबाउट 11-12% के करीब करती है। तो ये इंडस्ट्री जो है आज की तारीख में काफ़ी हद तक के काफ़ी खराब स्थिति में, क्योंकि 25 रुपए का एथेनॉल अगर आप माने 25 रुपए किलो के कॉर्न के प्राइस, तो अराउंड 71 रुपीज 88 पैसे में तो उनके लिए तो काफी कारोबार में ठीक है। पर जहां तक अभी शुगर का सवाल अगर आप लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगले साल हम तकरीबन 340 लाख टन बनाएंगे। ठीक है। अगर आप भारत सरकार का आंकड़ा लेते हैं तो 80 लाख का अगर हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, तो हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है कि हम 50 लाख टन चीनी को अगले साल डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगले साल के लिए तो निश्चित है कि हमको 40 से 50 लाख टन का डाइवर्जन आसानी से मिलना चाहिए। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, मुझे लगता है इकोनॉमिक वाइज आल्सो एथेनॉल हमारे लिए, देश के लिए बेहतर चीज है, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज की गेम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कॉर्न को इंपोर्ट पे भी ध्यान कर रहे हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री को तकलीफ में है आज की तारीख में, कैटल फील्ड इंडस्ट्री है, स्टार्च है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक हमारा शुगर केन का साइड है, वहां पे हमको 50 लाख टन की इमिनेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम अगस्त या सितंबर में ये पॉलिसी करा ले। और अगले साल में देखिए, यहाँ पे कोई कंपटीशन तो है नहीं कि ग्रेन से कितना कर लिया, शुगर केन से कितना कर लिया। हमको तो ये देखना है कि हमारे देश में कंपटीशन तो है। राहिल भाई, आपका कंपटीशन तो है। आप तो कह रहे हैं कि भाई ग्रेन से जो बन रहा है एथेनॉल, उसका प्राइस ज़्यादा आप लोगों को कम मिल रहा है। ठीक है, इस पर मैं आऊँगा कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए, इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि एथेनॉल पर एक्चुअल पॉलिसी होनी क्या चाहिए, और और पॉलिसी के साथ साथ जो प्राइसिंग की बात हो रही है वो क्या होनी चाहिए। अब अतुल जी, एक सवाल का जवाब ठीक तरीके से आ नहीं पाया अब तक इस पैनल में। बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि जिस देश में इतना बड़ा कंजम्पशन का मार्केट हो, इतनी खपत हो,
उस देश में अनाज को डाइवर्ट करना ठीक नहीं है। इस तर्क से आप सहमत हैं क्या? नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ। मेरा तो ये मानना है जिस देश में जो चीज की इफरात है उसको ही डाइवर्ट करना चाहिए टुवर्ड्स फ्यूल। और ये कोई अजीबो गरीब माहौल है कि आप पोल्ट्री सेक्टर के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं या स्टार्च इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना खुद का जो आपका मेज है या मक्का है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स फ्यूल, और उसके ऊपर आप उसको 10 रुपए लीटर का शुगर के सामने इंसेंटिव और दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ठीक है, थोड़ा क्या कहना चाहिए, मतलब राइट वर्ड मेरे पास नहीं आ रहा, पर कहीं न कहीं इसमें पॉलिसी में क्वेश्चन मार्क्स हैं। बिल्कुल। और जहां तक इसका क्या नाम मक्के के एथेनॉल का सवाल है, इसमें अभी हिंदुस्तान में जिस तरह से मक्का हैंडल होता है, ये चीज आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। हम लोगों के यहाँ एफ्लाटॉक्सिन और टॉक्सिन्स की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो जाती है। एक जमाने में जब मैं अडानी में एक्सपोर्ट्स वगैरह देखा करता था, तो उस जमाने में हम लोगों का जो भी एक्सपोर्ट के लिए मक्का हम लोग लेके जाते थे, बाय एंड लार्ज रिजेक्ट हो जाता था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के एफ्लाटॉक्सिन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आज जो डीडीजीएस बन रहा है मक्के से, जो उसका रेजिड्यू है, उसमें भी टॉक्सिन्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो और वो एक बड़ा सीरियस मैटर हो गया है आज की तारीख। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन अब राहिल जी, आप जरा बताइए कि आप लोग एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो केन बेस्ड एथेनॉल है, जो केन से एथेनॉल बन रहा है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए अभी? झा साहब, जैसे आप हमेशा से ये बात करते हैं कि आप अगर देखिए तो एफआरपी का जो ग्रोथ रहा है वो अबाउट 5 साल में 20% के करीब हो गया है। उसके सामने अगर आप शुगर के प्राइसेस ले ले तो 4% से 5% के करीब बढ़े हैं। तो हमारा ये व्यू है कि आज जो दाम है 70-71 रुपए जूस के ऊपर कम से कम हमको मिलने चाहिए। अच्छा। और इक्विवेलेंट राइस होने चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ बी हैवी एंड सी हैवी। ये तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है अराउंड 8.5 बिलियन लीटर्स तक के जो हमारी कैपेसिटी है, हम इसको आराम से मुहैया करा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके लिए प्राइसिंग बढ़ा दी जाए, प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो क्या 2025 में 20% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा हो जाएगा जो अभी 13% पे है? सर, अगर देखिए तो आज हमारे पास में 8.5 बिलियन लीटर्स की कैपेसिटी है शुगर केन साइड से। हमारे पास 4.5 बिलियन की कैपेसिटी है फ्रॉम ग्रेन साइड से। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट अराउंड 11 बिलियन लीटर्स है। तो जहां तक के शुगर केन का सवाल है, हम आराम से आपको we can achieve the target of 20%. Sugar cane has to contribute to the majority side of it, because 8.5 बिलियन लीटर्स का हमारे पास में कैपेसिटी है। और अगले सीजन में हमारे पास में अगर हम एक्सपोर्ट पे तवज्जो कम दे और एथेनॉल की बात ज्यादा करें फॉर अ मोमेंट, तो आई थिंक हम उतना मुहैया आराम से करा सकते हैं। एक 30 सेकंड में श्वेता जी आपसे जवाब चाहूंगा, क्या एथेनॉल प्राइस बढ़ाने की डिमांड ठीक है, और क्या इस दिशा में कुछ डिसीजन होना चाहिए आपके हिसाब से? I genuinely feel कि हमको इंसेंटिवाइज तो करना है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, therefore प्राइस ऑफ एथेनॉल शुड गो अप। बट ये साइलो में इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अतुल सर ने भी बोला कि डीडीजीएस बनता है, राइस में भी बनता है, मेज में भी बनता है, ऐसे ही अगर आप शुगर केन बेस्ड एथेनॉल बनाते हो तो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो वैल्यूएबल है। सो इन बाय प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी उस एस्टिमेशन में आनी चाहिए, रादर देन जस्ट एन इनपुट कॉस्ट ऑफ से शुगर केन or maize. So therefore, yes, increment for inflation adjustment and input cost has to be taken into account. But आप by products को साइलो में नहीं रख सकते। अगर आपका by product valuable है, तो उतना cost burden ethanol पे per liter कम होना चाहिए। This is my view. ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपका, अतुल जी आपका, राहिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मेरे ख्याल से एथेनॉल पे इन डेप्थ चर्चा हुई है। एक सब्जेक्ट पे कई बार क्या होता है कि शुगर इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग मुद्दे होते हैं, एमएसपी, एक्सपोर्ट, एथेनॉल, लेकिन आज हमने सिर्फ एथेनॉल पर बात करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस पर इंसाइट्स मिले होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।